था कि प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल्स और लिपिड्स ये सब सीरम में, और इम्यूनोलॉजिकल पैरामीटर्स ये सब जो है मिल के ये बायोकेमिकल असेसमेंट है। इन सब का मिला के हम न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने 2 टाइप के टेस्ट पढ़े थे, स्टैटिक पढ़े थे और फंक्शनल पढ़े थे। तो सबसे पहले हम प्रोटीन पढ़ लिया हमने, ठीक है। प्रोटीन की 2 टाइप्स हैं, सोमैटिक, विसरल। उसके मेथड्स किस तरीके से आप प्रोटीन एवेलेट करते हैं, तो वो क्रेटिनिन हाइट इंडेक्स था, 3-मिथाइल हिस्टिडीन था, नाइट्रोजन बैलेंस था। फिर था कि उसको हम प्रोटीन को ब्लड में कैसे एवेलेट करते हैं। तो ब्लड में जो प्रोटीन हमें मिलती हैं उनमें एल्बुमिन, प्री एल्बुमिन, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, IGF एंड इम्यूनोकम्पिटेंस था। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है जो कि हमने आज से पढ़ना है, आज आपको पढ़ेंगे, वो है इवेल्युएटिंग आयरन Fe स्टेटस। आयरन को केमिकली हम Fe बोलते हैं, ठीक है, या हम उसका जो फॉर्मूला है साइंटिफिक सिंबल वो हमारा Fe है, ठीक है। तो इसमें कौन से टेस्ट आ जाएंगे हम वो कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका है सीरम फेरेटिन, combines with Fe and is stored in liver, spleen and bone marrow. Most sensitive and best test to indicate early iron deficiency. तो हमारा सीरम फेरेटिन जो है वो हमारा आयरन के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है। और वो स्टोर कहाँ हो रहा है, हमारा लिवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट टेस्ट है। इससे मतलब अगर हमने आयरन चेक करना है ना, ठीक है, एनीमिया है या कोई भी चेक करने के लिए या बॉडी कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है, तो हम बॉडी में आयरन चेक करते हैं थ्रू सीरम फेरेटिन, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट है आयरन डेफिशिएंसी बताने के लिए और शुरू में ही बताने के लिए कि जी काफ़ी कम होती जा रही है, या ये है कि अब उसको अर्ली अगर डिटेक्ट करने के लिए कि अभी जो अर्ली जो है अक्सर डेफिशिएंसी डिटेक्ट नहीं होती अनलेस अनटिल स्पेसिफिक वो वैल्यूज़ पास ना कर जाएं, तो लेकिन सीरम फेरेटिन से पता चल जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन कैरीज iron in blood associated and used to calculate TIBC, total iron binding capacity. When TIBC goes up, iron level is low. When TIBC goes down, iron level is high, ठीक है। तो ट्रांसफेरिन क्या है, वो आयरन को ब्लड में कैरी करता होता है, ठीक है। आयरन ब्लड में किस ज़रिए से कैरी होगी, तो ट्रांस मीनिंग ट्रांसपोर्टेशन में, फेरिन ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो ट्रांसफेरिन जो है वो मिला के वो एक ऐसी प्रोटीन है जो आपकी आयरन ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अब जो ट्रांसफेरिन है ना वो हमारी क्या इवेल्युएट करती है, वो इवेल्युएट करती है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, मतलब कि ट्रांसफेरिन के अंदर कितनी एबिलिटी है आयरन को ट्रांसपोर्ट करने की, ठीक है। वो ट्रांसफेरिन आयरन के साथ बाइंड हो गए, फिर उसको लेके जाएगी ना ब्लड में, तो वो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो आयरन को अपने साथ बाइंड कर ले ताकि वो उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। तो अगर आपकी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आयरन लेवल कम है। क्या मतलब कि अच्छा मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ कि बॉडी में अगर आयरन कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि अब बॉडी ने किसी तरह से काउंटर एक्ट तो करना है ना, ठीक है। अगर हमारी डाइट में आयरन कम है, ठीक है, तो फिर बॉडी क्या करती है, बॉडी ट्रांसफेरिन ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है ब्लड में, ठीक है। तो ट्रांसफेरिन जो है अगर उसकी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो या फिर आप ये कह लें कि अच्छा ठीक है बॉडी ने ना ट्रांसफेरिन जो बनाया, अब ना बॉडी ने ट्रांसफेरिन को कह दिया कि ज़्यादा आयरन पकड़नी है, ठीक है, जितनी, क्योंकि ना मैं आपको ये बता देती हूँ
कि हम जब डाइट में आयरन लेते हैं, ठीक है, तो आयरन पूरा पूरा नहीं एब्जॉर्ब हो जाता बॉडी में, ठीक है। बॉडी में आयरन 30% एब्जॉर्ब होता है या 40% एब्जॉर्ब होता है, मैक्सिमम 50 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक आपका आयरन 40-30% एक्सक्रीट हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही आयरन जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रांसफेरिन है, फिर बॉडी क्या करती है, अगर हमारा आयरन डाइट में कम हो जाए और कुछ थोड़ी बहुत सोर्सेज से कभी मिले, तो बॉडी के अंदर TIBC बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। वो क्या करती है कि अच्छा वो ना हमें इशारा कर देती है कि जी अब ना अगर हमारी कैपेसिटी से 30% एब्जॉर्ब करने की थी, अब 40-50-60 कर दो, ठीक है, ताकि बॉडी में डिफिशिएंसी ना हो आयरन की। तो अगर TIBC ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है, अगर हम चेक करें ब्लड में, ठीक है, और ट्रांसफेरिन ज़्यादा है या TIBC ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि बॉडी में TIBC ज़्यादा है, सिक्रीट करती है क्योंकि आयरन लेवल कम है। और अगर TIBC कम है, इसका मतलब है कि आयरन लेवल हाई है हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी को टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं चाहिए थी, तो इसलिए वो कम है, ठीक है। तो उस तरीके से हम चेक क्या कर लेते हैं कि हम हमारी सीरम फेरेटिन जो है वो चेक क्या करता है कि बॉडी में कितना है, ठीक है, पूरी की पूरी, और ट्रांसफेरिन चेक करता है ब्लड में कितना है आयरन, ठीक है। नेक्स्ट पे ब्लड में ही चेक करने के लिए आ जाता है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द मॉलिक्यूल इन RBC, रेड ब्लड सेल्स, that holds iron and allows the cell to carry oxygen to the body tissues. अब हीमोग्लोबिन हम पढ़ चुके हुए हैं कि उसका असल काम क्या है। वो रेड ब्लड सेल्स में पिगमेंट होता है, रेड कलर वाला पिगमेंट होता है, और इसका काम होता है, ये जो ब्लड को रेड कलर देता है ये हीमोग्लोबिन देता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का काम होता है, हीम मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स आपकी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये आपका हीम मतलब आयरन उठा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक इसके दो काम हो जाते हैं। तो एक तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन लेके जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का काम जो होता है ऑक्सीजन कैरी करना, तो उनमें असल में हीमोग्लोबिन उठा रहा होता है। और दूसरा वो क्या करता है, वो आयरन उठाता है, ठीक है। तो अगर इलनेस होगी ना तो हमारा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। इवन दो अगर हम डाइट में नॉर्मली खा भी रहे हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन डाइट से भी रिलेटेड और हमारी इलनेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। नॉर्मल रेंज वुमेन में 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर है, और मेन में 13.5 to 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। 12 से नीचे वुमेन के लिए, स्पेशली जो प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है, नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और अक्सर अगर आप अपना ना ब्लड भी देना किसी को, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को ब्लड दें, अगर कोई कोई मसला है, किसी को चाहिए ब्लड, ठीक है, तो पहले आपका ब्लड चेक करते हैं कि इधर आप खुद भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, आपकी खुद भी एबिलिटी है कि नहीं। ये ना हो कि हम आपसे ब्लड लें और आप खुद बेहोश हो जाएं, ठीक है। तो उसमें क्या वो चेक कर रहे होते हैं, उसमें बाकी पैरामीटर्स के साथ साथ हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन 12 से कम है ना वुमेन में, तो आप ब्लड नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि आपकी अपनी बॉडी में ब्लड कम है, आपकी अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो आपकी बॉडी आयरन और ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम हीमोग्लोबिन के जरिए से आयरन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका हीमेटोक्रेटिक। हीमेटोक्रेटिक HCT expressed as a percentage of RBCs as compared to entire volume of blood। तो HCT जो है वो अब क्या बताता है, वो ये बताता है कि पूरे के पूरे ब्लड में देखें, जो पूरा वॉल्यूम होता है ना ब्लड का, वो खाली ब्लड नहीं होता, उसमें सीरम भी होता है, उसमें बाकी प्लाज्मा भी होता है, ठीक है। तो वो सब कुछ मिला के होता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं उसमें, लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, मतलब काफ़ी कुछ मिला के होता है, खाली रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, ठीक है। तो अब हीमेटोक्रेटिक से पता चल जाता है कि पूरा जो हमारा फ्लूइड है, प्लाज्मा है, हमारा ब्लड है, उसमें
रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, आरबीसीज कितने हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। तो वो भी जो है, अगर आरबीसीज कम होंगे तो डेफिनेटली आपका आयरन स्टेटस कम होगा, क्योंकि आयरन से ही हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि आपका किस तरह के लैब पैनल्स या ब्लड वर्क होता है, ठीक है। ये आप कह लें ये वो टेस्ट्स हैं जो ब्लड के टेस्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। अच्छा, इनमें आपका आ जाता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट जो है ये पूरा का पूरा आपके ब्लड में जितने पैरामीटर्स हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स हैं, हेमाटोक्राइटिक है, इस तरह के जितने बाकी आपके पैरामीटर्स हैं वो सब के सब चेक करता है, ठीक है। और पूरा ही तरीके से अगर हम सीबीसी ले लेते हैं, देखें अक्सर अगर आपको फील हो रहा हो कि अच्छा देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय बॉडी, या ये कि वीकनेस हो रही है, या ये कि आपको वैसे कोई और फीलिंग आ रही हो या कुछ भी, तो उसमें ये होता है कि अक्सर आप ना अपनी इवैल्यूएशन अगर कराना चाह रहे हो, ठीक है, या ये कि आपको कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, या कोई भी एनीमिया वगैरह तो नहीं है, या कुछ भी, तो उसमें सबसे ज़्यादा आ जाता है, अगर बाकी बॉडी साइंस ठीक है, फिजिकली यू आर फाइन, ठीक है, बट यू फील लाइक यू आर नॉट राइट, तो उसमें ना आ जाता है कि सबसे पहले टेस्ट में आ जाता है कि आपने खुद ही चेक करना हो, इवैल्यूएशन करनी हो, तो आप अपने ब्लड का सीबीसी ले लें, कंप्लीट ब्लड काउंट ले रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने हेल्दी हैं, क्योंकि वो पूरा आपको बता देता है। उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट से आपको काफ़ी हद तक अपने ना न्यूट्रिशनल स्टेटस का या बॉडी स्टेटस का, या ये कि बीमारी तो नहीं है कोई, उसका काफ़ी हद तक पता चल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है मेटाबॉलिक पैनल्स और केम प्रोफाइल्स इन पैनल्स। केम मीन्स केमिस्ट्री, केमिकल प्रोफाइल पैनल्स, ठीक है। इनमें आपके आ जाएंगे लिवर प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है, और इसमें फिर आ जाता है लिवर प्रोफाइल में क्या क्या आ जाता है आपका, मिनरल्स आ जाएंगे, ठीक है, सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा, एल्ब्यूमिन आ जाएगा, प्रोटीन्स, ग्लोबुलिन्स, लिवर एंजाइम्स, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जैसे कि क्रेटिनिन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड ग्लूकोज है, ये सब के सब आ जाते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक पैनल्स का मतलब ये है कि वो सारी पैरामीटर्स जिनके ज़रिए से हम बता सकते हैं कि मेटाबॉलिकली हमारी बॉडी परफेक्टली बैलेंस्ड है, परफेक्टली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं हो रहा है किसी डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो उनमें ये हमें मिनरल्स पता चलते हैं, प्रोटीन्स पता चलती हैं, लिवर एंजाइम्स पता चलते हैं, मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट्स पता चलते हैं जैसे कि क्रेटिनिन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो निकल जाते हैं बॉडी में से, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी सांस के ज़रिए से, क्रेटिनिन निकलेगा यूरिन के ज़रिए से, ठीक है। तो ये सब इनसे हमें अच्छा पता चल जाता है कि बॉडी फिजियोलॉजिकली परफेक्टली फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट आपका आ जाता है लिपिड पैनल्स। लिपिड पैनल्स इंक्लूड टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल्स होते हैं आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, एचडीएल्स होते हैं आपके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और वीएलडीएल्स होते हैं आपके वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अगर लिपिड पैनल है तो उसमें ये सभी आएगा, ठीक है। हमारी बॉडी में लिपिड मीनिंग फैट जो होती है, बॉडी फैट जो होती है उसको हम लिपिड कहते हैं, ठीक है। तो वो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारी बॉडी में फैट जो होती है कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में, एलडीएल्स, एचडीएल्स और वीएलडीएल्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल आपके ब्लड में ज़्यादातर होते हैं, लिवर में होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये हमारी पूरी बॉडी में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि जी लिपिड हमारी बॉडी में पूरा है कि नहीं है, या ज़्यादा है या कितना ज़्यादा है, इस तरह, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का खतरा होता है, स्पेशली उनमें आपके एलडीएल्स आ जाते हैं अगर एलडीएल ज़्यादा हो। अच्छा, अब हम मेटाबॉलिक पैनल पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो पीछे मैंने आपको बताया टाइप्स जो बताई हैं, उनमें मेटाबॉलिक पैनल जो बताया वो उसकी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मेटाबॉलिक पैनल में हम किस तरह के टेस्ट करते हैं, तो उनमें सबसे पहले आ जाता है आपका ALT, alanine aminotransferase. Alanine aminotransferase is a liver enzyme. When elevated,
मे सिग्नल अ लिवर प्रॉब्लम और डिजीज। ये सिंपली आपका ALT जो है देखें एज आ रहा है ना इसके एंड में, जिनके भी एंड में एज आता है वो एंजाइम्स होते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका लिवर का एंजाइम होता है, और अगर ये बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लिवर में कोई ना कोई डिजीज़ है, ठीक है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम इकट्ठे हुई हुई है। ये हम लिवर फंक्शन टेस्ट में पता लग जाता है हमें, ठीक है। लिवर फंक्शन टेस्ट अगर हम कर रहे हो तो उनमें कुछ पैरामीटर्स आते हैं, उनमें ALT भी होगा आपका। नेक्स्ट आपका आ जाता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP। अब अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम इंडिकेटिंग अ प्रॉब्लम इन लिवर, बोन, प्लेसेंटा, इंटेस्टाइन। तो ये जो एंजाइम है इससे हमें पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम लिवर में तो नहीं है, या बोन्स में, या इंटेस्टाइन में, या प्लेसेंटा में तो नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि ये सब हमारे ठीक है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है AST एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। इट इंडिकेट्स MI लिवर डिजीज, ड्रग एक्सपोजर, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, ठीक है। तो ये जो है इससे भी हमें लिवर का पता चल जाएगा, ड्रग कितना है, कोई मेडिसिन वगैरह है तो उसका कितना एक्सपोजर है, या जो हम आउटसाइड से कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन का या मैनमेड, तो उसका कितना है हमारी बॉडी में इम्पैक्ट। और मस्कुलोस्केलेटल मतलब हमारे मसल्स में, स्केलेटल में अगर कोई इंजरीज हैं तो उसे पता चल जाता है, ठीक है। बिलिरुबिन, बिलिरुबिन इज अ पिगमेंट इन बाइल। जो हमारा बाइल है, बाइल आपको मैंने बताया था कि बाइल फैट को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जो बिलिरुबिन है वो बाइल का पिगमेंट है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, व्हेन एलिवेटेड मे इंडिकेट लिवर प्रॉब्लम एंड रिजल्ट्स इन जॉन्डिस। तो बिलिरुबिन जो है वाहिद हमारा जो है, आप उसको फ़ौरन याद कर लें, बिलिरुबिन निकला ही बाइल से है, ठीक है, वर्ड, ठीक है। तो बाइल का पिगमेंट है, और बनता कैसे है, ये बनता है हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से बनता है, ठीक है। तो अगर ये एलिवेट कर जाए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि लिवर की कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। और उससे क्या हो सकता है कि जॉन्डिस हो सकता है आपको, ठीक है। जॉन्डिस आपकी लिवर की बीमारी की वजह से, या अगर फंक्शन प्रॉपर ना करता हो तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन is a byproduct of protein metabolism. When elevated can signal renal disease or dehydration. तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड के अंदर कितना यूरिया है, ठीक है, या ब्लड के अंदर कितना नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये आपका यूरिया जो है आपको पता है कि बाय प्रोडक्ट है आपका, एक्सक्रीट होने वाला होता है, ठीक है। और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये कि प्रोटीन जब आप इनटेक हुई, खाना खाया, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, एब्जॉर्ब हुआ, तो जो सब में रह गया ना वो यूरिया होता है, ठीक है। और अगर ये बढ़ जाए, ठीक है, और बॉडी मतलब किडनीज जो होती है ना, यूरिया जो है टॉक्सिक है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर यूरिया, तो बॉडी में किडनीज आपको पता है सब कुछ एक्सक्रीट कराने में, बॉडी से निकालने में मदद देती हैं, ठीक है। तो किडनीज का काम होता है कि वो बॉडी में से यूरिया निकालें। तो अगर ये एलिवेट कर जाता है, इसका मतलब ये है कि किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही हैं, उन्होंने नहीं सही तरीके से सारा का सारा यूरिया निकाल सकें, ठीक है। तो या तो एक वजह ये हो सकती है कि किडनी की वजह से हो गया, या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है, देखिए किडनीज यूरिया कैसे निकालेंगी, थ्रू यूरिन, ठीक है। और यूरिन जो है वो कैसे कब एक्सक्रीट होगा, जब बॉडी में इनफ पानी होगा। अगर बॉडी में इनफ पानी ही नहीं है तो यूरिन नहीं बनेगा, यूरिन नहीं बनेगा तो यूरिया नहीं एक्सक्रीट होगा, ठीक है। तो दो वजहों की वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ सकता है, या तो किडनीज ने नहीं निकाला, ठीक है, या फिर पानी नहीं था यूरिन बनने के लिए, तो डिहाइड्रेशन हो गई, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन या रिनल डिजीज की वजह से हो सकता है, बढ़ सकता है ये,
नेक्स्ट आपका आ जाता है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन जो है ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्रेटिनिन आपका होता है मसल की ब्रेकडाउन की वजह से होता है, ठीक है। अगर क्रेटिनिन बढ़ गया है तो इसका मतलब ये है कि क्रेटिनिन भी आपका निकलना होता है, ठीक है। या तो ये कि मसल ब्रेकडाउन की वजह से क्रेटिनिन बढ़ गया है, या फिर हो सकता है कि नॉर्मली हमारी इनटेक नॉर्मल थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन हमारी किडनी का डिजीज़ बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने क्रेटिनिन बाहर एक्सक्रीट नहीं किया प्रॉपर। नेक्स्ट आपका आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम स्टेज वेरी टाइटली कंट्रोल्ड। अच्छा, बॉडी का बड़ा परफेक्ट मैकेनिज्म है कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी में 99% कैल्शियम होती है स्केलेटन में, और 1% कैल्शियम होती है हमारी ब्लड में, ठीक है, या बाकी पूरी की पूरी बॉडी में। तो बॉडी ने एक बड़ा परफेक्ट रेशो मेंटेन किया हुआ है कैल्शियम का। वो उसमें ये होता है कि अगर ब्लड में कम हो जाए तो ब्लड में हमेशा होना चाहिए, वो जो 1% है, अगर वो नहीं होगा तो हम बीमारी में पड़ जाएंगे, हमारे ऊपर नर्वस डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कैल्शियम नहीं होता ब्लड में तो वो बॉडी बोन्स में से निकाल लेती है, तो इसलिए ना उसका मैकेनिज्म बॉडी ने काफ़ी टाइटली कंट्रोल किया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं, अगर लो होगा और हाई होगा तो क्या होगा। इफ लो में इंडिकेट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, रीनल डिजीज और पेनक्रियाटिटिस। इसका क्या मतलब ये है कि थायराइड का डिजीज़ हो जाता है। थायराइड हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने में यूज़ होता है, ठीक है। अगर और थायराइड कहाँ होता है, हमारे गले के पास होता है, ठीक है। तो अगर थायराइड में मसला है, ठीक है, तो वो थायराइड की बीमारी की वजह से हो सकता है, ठीक है, या किडनीज की बीमारी की वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर पेनक्रियाज की वजह से हो सकता है। तो इनमें से अगर कोई डिजीज़ होगा तो कैल्शियम लो हो सकता है बॉडी में। नेक्स्ट आपका आ जाता है हाई लेवल्स कैन इंडिकेट एक्सेसिव विटामिन डी इनटेक। अच्छा, मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ, हम पहले पढ़ चुके हैं कि विटामिन डी जो है वो हमारी बोन्स हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर विटामिन डी बॉडी में नहीं होगा तो हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी, ठीक है, बीमारियाँ हो जाती हैं, बोन्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब ये है कि विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैल्शियम एक परफेक्ट बैलेंस या रेशो में मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे हाई लेवल हो जाता है कैल्शियम का, इसका मतलब ये है कि हमने विटामिन डी एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया है। ऑल्दो कम होता है कि विटामिन डी हम एक्सेसिव अमाउंट में लें, अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपकी वैसे बाकी बॉडी में या इनटेक में मसला है तो आप होता है ऐसा कि विटामिन डी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, ठीक है। व्हेन आउट ऑफ नॉर्मल रेंज इंडिकेट्स अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम rather than a true deficiency of dietary calcium। तो अगर हमारा कैल्शियम की रेंज ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो वो ज़्यादातर हमारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से ही होता है, और बहुत कम होता है कि हमें डाइट से कैल्शियम नहीं मिली, ठीक है। तो अगर हमने कैल्शियम चेक करना है तो वो ज़्यादातर हम ब्लड से चेक कर रहे होते हैं, तो कम होता है कि ब्लड में कैल्शियम ना आए, क्योंकि बोन्स के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है कैल्शियम देने का। तो अगर ब्लड में फिर भी ऊपर नीचे होती है तो इसका मतलब ये कि प्रॉपरली बॉडी का मैकेनिज्म ही ख़राब हो गया रेशो मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म अगर ख़राब हो जाए उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड indicates acid base balance in body. Too high indicates alkalosis and too low indicates acidosis। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बताएगा कि हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस ठीक है कि नहीं है, हमारी बॉडी की पीएच ठीक है कि नहीं है।
अगर बहुत ज्यादा हाई होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब है एल्कलोसिस हो गया, मतलब अल्कलाइड्स बॉडी में ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा कम हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में एसिडोसिस हो गया, मतलब एसिड ज्यादा हो गए। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्लोराइड। क्लोराइड वर्क्स विद Na meaning sodium to help with acid base balance and fluid pressure। अच्छा, जो क्लोराइड है आपको पता है सोडियम क्लोराइड मीनिंग सॉल्ट, ठीक है। तो जो हमारा क्लोराइड है वो सोडियम के साथ मिलके काम करता है, ठीक है। और करता क्या है, एसिड बेस बैलेंस प्रॉपर मेंटेन करता है और हमारी बॉडी में फ्लूइड प्रेशर मेंटेन करता है। ये भी एक मैकेनिज्म है, आप आगे पढ़ेंगे। जो सोडियम है, सॉल्ट है, देखें अगर बीपी लो हो जाए तो हम सॉल्ट देते हैं, ठीक है, सॉल्टिश कुछ देते हैं, तो उससे क्या होता है, बीपी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्लूइड प्रेशर से मेंटेनिंग है, ठीक है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आप आ जाएं, लो लेवल और हाई लेवल क्या होगा, क्या इंडिकेट करता है। अगर लो लेवल होगा तो इसका मतलब ये है कि अल्कलोसिस है और लो पोटेशियम है आपका, ठीक है। और दूसरा अगर हाई लेवल होगा तो इसका मतलब है कि किडनी डिजीज है या हार्ट डिजीज है, ठीक है। तो आपको पता है कि हम जो हार्ट डिजीजेस वाले पेशेंट्स होते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज वाले, हार्ट अटैक वाले, इन सब का हम नमक डाइट में कम कराते हैं, ठीक है। तो अगर हाई लेवल हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हार्ट डिजीज या किडनी डिजीज का खतरा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो हमारा नॉर्मल जो है रेंज उसकी 70 to 100 mg पर डेसीलीटर है, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज कंसिडर्ड द नॉर्मल रेंज फॉर अ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। अच्छा, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनके पेरेंट्स डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से अंदाजा होगा, या आपके इर्द गिर्द आपने अपने रिलेटिव्स को देखा होगा, ठीक है, ओल्डर रिलेटिव्स को देखा होगा। उसमें ये होता है कि ना शुगर जो हम चेक करते हैं वो हम बॉडी में ग्लूकोज ही चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो शुगर जो है अपना जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए होता है कि ना फास्ट रखते हैं वो, मतलब अक्सर फास्ट ज़्यादातर बेहतर होता है। अगर रात को जब आप रात को आपने डिनर किया, उसके बाद आप कुछ नहीं खाएं, ठीक है, और सुबह आप उठें तो आपका बॉडी फास्टिंग स्टेट में होता है, ठीक है, उससे तक चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, फास्टिंग स्टेट का क्या मतलब है कि जी खाना खाए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं बॉडी में शुगर बढ़ जाती है, ग्लूकोज बढ़ जाती है, नॉर्मल बात है, ठीक है, ब्रेकडाउन होनी है, उसने बढ़ना है, ठीक है। तो जब हम बहुत ज़्यादा देर हो जाती है खाना खाए हुए तो वो फास्टिंग स्टेट होती है। मतलब ये है कि हमने कुछ खाया नहीं है, अब हमें सही पता चल जाएगा कि बॉडी के अंदर मेंटेन कितनी हुई हुई है शुगर, ठीक है। तो अगर तो वो ज़्यादा होती है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल में, जो हमारी डिटरमाइंड वैल्यूज हैं, समझे, ये जो नॉर्मल मैंने आपको वैल्यू बताई है, अगर इससे ज़्यादा होगी तो उसका मतलब ये है कि जी उनको डायबिटीज़ वगैरह का खतरा है, ठीक है, या ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, मतलब आपकी शुगर से रिलेटेड आपको डिजीजेज हैं, ठीक है, या फिर आपकी कोई ना कोई बीमारी। अब हम वो देख लेते हैं कि क्या है। इफ अ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल डिटरमाइंस 100 to 125 mg per deciliter, the person is considered to have impaired fasting glucose, a type of pre-diabetes, ठीक है। अगर हमारी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, 100 से 125 है, या इससे बढ़ सकता है, ठीक है, तो अगर 125 है ना तो वो है प्री डायबिटीज का खतरा, ठीक है। जब हमने चेक करना होता है पेशेंट को बीमारी तो नहीं है, तो हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं और उसमें हमें पता चल जाता है कि जी ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्पेयर हुआ है और प्री डायबिटीज है, ठीक है। तो उसको हमें मेंटेन करना चाहिए।
फिर उसके बाद अगर ये बढ़ जाती है 100 से ज़्यादा, 125 से ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका मतलब वो डायबिटिक है पेशेंट, ठीक है। अ रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट यूजुअली विल बी बिलो 125 mg per deciliter when elevated may signal diabetes। अच्छा, तो अब एक तो हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, वो ये होता है कि जी खाना ना खाया हो। जो रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है वो नॉर्मली खाना खाने के कुछ टाइम बाद हम चेक करते हैं। तो अगर उसमें ज़्यादातर आपकी बिलो mg 125 से कम ही आती है। अगर 125 से ज़्यादा है ना, ठीक है, तो इसका मतलब है उस पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो हमने दो टेस्ट इसमें देखने हैं। ग्लूकोज हम दो तरीकों से चेक करते हैं, ग्लूकोज की पूरी वर्किंग रेंज बॉडी में, ठीक है। तो दो तरीकों में ये हो जाता है, एक हमने नॉर्मल रेंज आपको बता दी, ठीक है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, और एक हमारा रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है जब आपने काफ़ी देर खाना नहीं खाया होता, और रैंडम होता है जब आपने खाना खाया होता है खाना खाने के कुछ टाइम बाद, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएं, A1C test is a common blood test used to diagnose type 1 and type 2 diabetes, ठीक है। अब हमने ब्लड ग्लूकोज टेस्ट चेक किया, ठीक है, उससे हमें पता चला कि जी कोई ना कोई मसला है। तो अब हमने देखना है कि बंदे को डायबिटीज़ कौन सी हुई है, तो वो हम A1C टेस्ट से चेक करेंगे कि टाइप 1 है या टाइप 2 है, ठीक है। इसमें आपका आ जाता है, द टेस्ट रिफ्लेक्ट्स द एवरेज ब्लड शुगर लेवल for the past 2 to 3 months and measure the percentage of your hemoglobin is coated with sugar, ठीक है। ये जो टेस्ट है ना, AIC टेस्ट, ये असल में क्या चेक करता है, ये पिछले 2-3 महीने में पिछले 2-3 महीने की शुगर परसेंटेज, ब्लड में जितनी शुगर लेवल है वो चेक करता है कि जी कितना है, और दूसरा वो चेक करता है कि हमारा हीमोग्लोबिन शुगर से कितना कोट हुआ है, और वो कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उनसे हमें पता चल जाता है, परफेक्टली पता चल जाता है कि जी हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ है या 2 है। नेक्स्ट फिर आपका आ जाता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को हम डिनोट करते हैं P से। फॉस्फोरस मिल के काम करता है कैल्शियम के साथ, ठीक है, और वो हमारे बॉडी पे एक परफेक्ट रेशियो मेंटेन करता है। तो इसमें आ जाता है, अगर हाई होगा तो इसका मतलब है कि किडनी फेलियर है, और अगर लो होगा तो इसका मतलब है बोन डिजीज है, ठीक है। नॉर्मल रेशियो होनी चाहिए इसकी। अगर तो फॉस्फोरस हाई होगा इसका मतलब है किडनी फेलियर है, अगर लो होगा तो बोन डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सोडियम। सोडियम को डिनोट करते हैं हम Na से। मेंटेन्स एसिड बेस एंड फ्लूइड बैलेंस। जिस तरह से हमने क्लोराइड पढ़ा था उसी तरह से सोडियम में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है और एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है। लो लेवल में बी फ्रॉम वॉमिटिंग, डायरिया, डाययूरेटिक्स और ओवरहाइड्रेशन। हाई लेवल में बी सीन फ्रॉम डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो होता क्या है, हमारा जो सोडियम है उसका अगर लो लेवल होगा उसका मतलब ये है कि जी देखें, सोडियम पानी हमारा जो है बॉडी में फ्लूइड मेंटेन कर रहा है, ठीक है। फ्लूइड में सब आ जाता है, आपका ब्लड आ जाता है, आपका प्लाज्मा आ जाता है, आपका यूरिन आ जाता है, आपकी बाकी जितना भी पानी की स्टेट में जो भी आपका फ्लूइड है बॉडी में सब आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तो लो लेवल है इसका मतलब ये है कि या तो वॉमिटिंग की वजह से फ्लूइड निकल गया, या डायरिया की वजह से फ्लूइड निकल गया, या बहुत ज़्यादा जो है पानी जो है बॉडी में ज़्यादा हो गया, ठीक है, फ्लूइड लेवल बढ़ गया बॉडी में, ठीक है। और अगर हाई लेवल होगा तो इसका मतलब है डिहाइड्रेशन हुई है, ठीक है। सोडियम जो है निकलता रहता है, जैसे जैसे बॉडी में से सब कुछ प्रॉपरली एक्सक्रीट होता है, स्वेटिंग होती है, यूरिन एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो उस तरह से आपका सोडियम मेंटेन रहता है। अगर हमें हमारा यूरिन पास नहीं हो रहा है या स्वेटिंग बहुत नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई, सोडियम बाहर निकला ही नहीं, तो वो फिर उसका लेवल हाई हो जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पोटेशियम। पोटेशियम को डिनोट करते हैं K से। पोटेशियम प्लेज अ की रोल इन एसिड बेस एंड फ्लूइड बैलेंस एंड नर्व इम्पल्सेस। तो जो पोटेशियम है
वो की रोल प्ले कर रहा है, वो एसिड बेस बैलेंस और फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है और उसके साथ साथ नर्व इम्पल्सेस को मेंटेन करता है। मतलब ये कि अगर आपका हाई हो जाएगा तो रीनल डिजीज, किडनी डिजीज की वजह से होता है। अगर लो हो जाता है, ठीक है, तो वो लो लेवल होता है या तो डायूरेटिक्स होते हैं जो जिनकी वजह से आप यू में पास यूरिन और स्टूल्स, ठीक है, ज़्यादा आप स्टूल्स या यूरिन पास करें उसकी वजह से होता है। डायूरेटिक्स ज़्यादा ले लिए हैं या वोमिटिंग हो गई है या डायरिया हो गया है या कोई ना कोई ईटिंग डिसऑर्डर हो गया है, उसकी वजह से लो लेवल हो जाता है पोटेशियम का, और हाई लेवल होगा तो रीनल डिजीज़ का खतरा होता है। अक्सर अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लो हो जाए ना तो फिर हमारे जो दिमाग है या नर्व से रिलेटेड आपकी चलना फिरना या आपका बात करना या कुछ इस तरह से, तो उसमें आपका मसला आ सकता है। अच्छा, तो अब हमने मेटाबॉलिक प्रोफाइल पढ़ ली है सारी, ठीक है। अब नेक्स्ट आप आ जाएं बायोकेमिकल टेस्ट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब हमने चेक करना है बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी तो नहीं है या प्रॉपरली काम कर रहे हैं या उनका कोई ना कोई डिसऑर्डर ऊपर नीचे ज़्यादा या कम नहीं हुए हुए, तो वो हम चेक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को चेक करेंगे बायोकेमिकल टेस्ट के ज़रिए से। मतलब बायोकेमिकल में आपके न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें आपका आ जाता है जिंक। जिंक जो है वो अब आप ना ज़रा अपना नॉलेज ज़हन में रखें, जो हमने विटामिन्स, मिनरल्स और हमने प्रोटीन, फैट और आपका जो है लिपिड्स हैं, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो वो ज़रा आप अपने ज़हन में न्यूट्रिएंट्स को ज़हन में लेके आएँ, ठीक है। तो जो इसमें ये होगा कि जो हर न्यूट्रिएंट से रिलेटेड फंक्शन था ना, अगर ऊपर नीचे होगा वो न्यूट्रिएंट तो वही फंक्शन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो जिंक है वो एंजाइम्स में काम आता है, तो ये हमारा इम्यून फंक्शन और वूंड हीलिंग से रिलेटेड है। इफ़ डिप्लीटेड मतलब अगर कम है तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी, ठीक है। और स्वे ड्वार्फिज्म होता है। ड्वार्फिज्म मीनिंग ग्रोथ नहीं होती, रुक जाती है। ड्वार्फ मीन्स बोना कद, ठीक है। तो ग्रोथ नहीं रुकेगी, ठीक, ग्रोथ नहीं होगी। तो इसका पॉसिबल टेस्ट क्या है? हम जिंक किस तरीके से टेस्ट करते हैं? तो हम मिटालोथायोनीन, हेयर जिंक और यूरिनरी जिंक के ज़रिए से चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेटालोथायोनीन जो है पॉसिबल स्टेट है जिंक की, ठीक है। बॉडी से आपको मिलेगा, हेयर से मिलेगा और यूरिन से मिलेगा, तो वहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं जिंक कितना है बॉडी में। नेक्स्ट आपका आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी इज रिड्यूस्ड फॉर्म इज एस्कॉर्बिक एसिड। हमें पता है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी एक बात है, ठीक है। बॉडी में विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में होता है, used in the formation of collagen and promotion of iron absorption। तो जो विटामिन सी है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, और वो आपका कोलेजन बनाने में और आयरन को एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है, ठीक है। तो टेस्ट हम कैसे करेंगे एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी का? तो वो हम सीरम के ज़रिए से चेक करते हैं। सीरम में चेक करेंगे विटामिन सी लेवल कितना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है विटामिन B6। विटामिन B6 जो है रिएक्शंस में एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है। तो विटामिन B6 जो है दो रीजंस की वजह से कम हो सकता है, या तो अल्कोहलिज्म है, ठीक है, या फिर बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों में सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। और हम विटामिन B6 कैसे टेस्ट कर सकते हैं? PLP टेस्ट, प्लाज्मा PL, total B6 using microbiological assay, tryptophan load test और methionine load test, ठीक है। ये सिंपल नेम्स हैं आपके जिनके ज़रिए से आप विटामिन B6 चेक करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है फोलेट।
Folate serves as a coenzyme that transports carbon groups in amino acid metabolism and nucleic acid synthesis. तो जो आपका folate है वो क्या कहते हैं, वो भी एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है, ठीक है, और अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म और न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में काम करता है, ठीक है। तो फॉलेट अगर कम होता है तो आपका जो है सही तरह से न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा और अमाइनो एसिड मतलब आपका अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। नेक्स्ट आपका जाता है विटामिन B12। Vitamin B12 is involved and active in human metabolism. Metabolism से related है vitamin B12 का function. In order to be absorbed for vitamin B12 in the body, in order for vitamin B12 to be absorbed in the body, it requires an intrinsic factor to be secreted by the stomach. अच्छा, stomach जो है एक कंपोनेंट सिक्रीट करती है जिसके ज़रिए से विटामिन B12 अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अगर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो जाती है तो उसको हम पेरिनीशियस एनीमिया कहेंगे, और पेरिनीशियस एनीमिया अगर हो जाता है तो स्वेयर न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आपका आ जाएगा, इसमें आ जाता है पेट की कोई बीमारी ना हो और दूसरा आपकी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी ना हो, ठीक है। डिफिशिएंसी होगी तो एनीमिया हो जाएगा और एनीमिया होगा तो न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा, और स्पेसिफिकली इन ओनली पेरिनीशियस एनीमिया। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्रेटिनिन। अच्छा, ये जो है अब जो आगे वाले मैं आपको टेस्ट बता रही हूँ ये आप पीछे पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं, या मैं ये कह देती हूँ कि हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको बाकी टेस्ट याद रहे ना रहे, कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट के अलावा इन टेस्ट को आपके लिए याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप पेपर में इनमें से कोई एक भूल जाएंगे आगे जो मैं आपको बता रही हूँ तो आपको प्रॉपर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बायोकेमिकल न्यूट्रिशनल असेसमेंट में आते हैं, ठीक है, मगर दे शुड बी इंक्लूडेड इन दैट टॉपिक। तो अगर ये नहीं होंगे तो इसका मतलब ये कि आपका पूरा नॉलेज नहीं है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, आप पढ़ चुके हैं। क्रेटिनिन जो है वो आपका किडनी डिजीज से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अगर आपका किडनी डिजीज होगा तो क्रेटिनिन बढ़ जाएगा, ठीक है। इन सर्टेन केसेस क्रेटिनिन कैन बी यूज्ड टू गेट एन impression of the quantity of muscle mass. When kidneys work well, a decreased creatinine can indicate decreased muscle mass. अच्छा, creatinine जो है वो आपका किडनी के फंक्शन से एसोसिएटेड है, ठीक है, और उसके अलावा आपका मसल मैस से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो दो चीज़ें, एक आपका किडनी से एसोसिएटेड और दूसरा आपका मसल्स कितने हैं या मसल्स में मैस कितना ज़्यादा है उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। जब किडनीज सही काम करती हैं तो क्रेटिनिन जो होता है अगर कम हो तो इसका मतलब ये है, अगर क्रेटिनिन कम हो तो इसका मतलब होता है डिजीज है किडनी का। लेकिन अगर किडनीज भी ठीक काम कर रही हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि मसल मास कम है, ठीक है। तो हम दो चीज़ों को चेक कर सकते हैं, किडनी को और एक हमारे मसल मास को। नेक्स्ट है आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है आपका वो स्पेसिफिकली इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होता है, या बॉडी में अगर कोई बीमारी हो जाए या बॉडी में वैसे कोई बीमारी है, फीवर है, कुछ भी है, तो बॉडी में ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी पे। जैसी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाता है, क्योंकि सी रिएक्टिव प्रोटीन बॉडी एज अ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, एज अ रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन, एनी स्ट्रेस, एनी इंजरी, ठीक है। तो बॉडी पे किसी भी किस्म का स्ट्रेस पड़ेगा तो सी रिएक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। सी रिएक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस होगी तो वो ज़्यादा हो जाएगी और वो फिर हेल्प करती है बॉडी को नॉर्मल स्टेटस पे लाने में। तो जहाँ जहाँ बीमारी की स्टेट्स होती हैं वहाँ CRP ज़्यादा होता है। अच्छा,
C reactive protein can increase up to 1000 times as a reaction to inflammation, sepsis और infection. ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से, किसी न किसी इंजरी की वजह से और किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से. ठीक है. इट कैन बी यूज टू मॉनिटर स्ट्रेस रिस्पॉन्स ड्यूरिंग एक्यूट फेज. एक्यूट फेज का मतलब है बीमारी जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो बॉडी ने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया. बॉडी एज अ बर्डन टू स्ट्रेस, जो रिस्पॉन्स करती है, जो उसमें चेंजेस आते हैं, तो CRP से हमें पता चल जाता है जी बॉडी ने प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया बीमारी को कि नहीं किया. हीमोग्लोबिन. अच्छा, C रिएक्टिव प्रोटीन के साथ ही हम हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं. हीमोग्लोबिन जो है वो एक पैरामीटर है जिसके ज़रिए से हम इलनेस का रिस्पॉन्स मेजर कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इलनेस में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. और नॉर्मल एज में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वुमेन की 12 to 15 है ग्राम पर डेसीलीटर और मेन की 13.5 to 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर. नेक्स्ट आपका आ जाता है यूरिया. यूरिया इज यूज टू असेस किडनी फंक्शन. द लिवर प्रोड्यूसेस यूरिया इफ अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन. तो किडनी फंक्शन से हमें पता चल जाता है. यूरिया हम चेक करते हैं किडनीज ठीक तरीके से कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं. और दूसरा जो है यूरिया आता कहाँ से है. यूरिया आता है अगर जब हमारा लिवर अमाइनो एसिड्स को तोड़ते हैं. ठीक है, तो मतलब बाय प्रोडक्ट है हमारे प्रोटीन का. तो अगर यूरिया प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वो कब होती है, जब हमने बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच मील खाया होता है. और दूसरा जब बॉडी में ज़्यादा मसल्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तोड़फोड़ शुरू हो जाती है मसल्स की, ऑर्गन्स की, किसी भी चीज़ की. ठीक है, तोड़फोड़ ज़्यादा शुरू होती है तो, या टिश्यूज़ की. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एज अ बाय प्रोडक्ट यूरिया इंक्रीज हो जाता है, यूरिया ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, नॉर्मल रेंज है यूरिया की 2.5 to 7.1 nmol पर लीटर. नेक्स्ट आपका आ जाता है लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स जो है इम्यून सिस्टम मार्कर्स है. ठीक है, और लिम्फोसाइट्स तब बढ़ जाते हैं जब आपकी इन्फेक्शन या बीमारी बढ़ जाती है. ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम कितना वर्क कर रहा है. अगर बीमारी बढ़ जाएगी तो इम्यून सिस्टम ने किसी तरह से रिएक्ट करना है ना, और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बीमारी से लड़ने में हेल्प करते हैं. द टोटल लिम्फोसाइट काउंट इज नॉट सेंसिटिव इंडेक्स फॉर malnutrition बिकॉज इट ट्रैक्स वेरी स्लोली टू रिकवरी फ्रॉम malnutrition. अच्छा, लिम्फोसाइट काउंट स्पेसिफिकली आपका ज़्यादातर बीमारी चेक करने के लिए होता है. malnutrition में इतना नहीं पता लगता. लिम्फोसाइट्स प्रॉपरली इंडिकेट नहीं होता malnutrition कितनी है. The total amount of lymphocyte can increase in case of inflammation. रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी हो रही है या रेडिएशन थेरेपी हो रही है या इन्फ्लेमेशन हो रही है तो आपका जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बढ़ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि इन सब स्टेट्स में बॉडी की तोड़फोड़ होती है. पॉइंट डेफिशिएंसीज. स्क्रीनिंग ऑन पॉइंट डेफिशिएंसीज विद द एड ऑफ मेडिकल एंड फूड क्वेश्चनर्स ओनली इन केस ऑफ स्वेयर डेफिशिएंसीज. दिस इज शोन इन द ब्लड. इसका मतलब ये है कि आप आप जो है खाली लिम्फोसाइट का टेस्ट ना लें. लिम्फोसाइट का टेस्ट लेने के साथ साथ बाकी मेडिकल टेस्ट लें और फूड क्वेश्चनर्स लें. उससे हमें, या मतलब आप डाइटरी असेसमेंट करें, उससे हमें प्रॉपरली पता चलेगा कि पेशेंट में मेल न्यूट्रिशन कितनी ज़्यादा है. ठीक है, दैट्स द एंड. ये आपका ख़त्म हो जाता है. ठीक है, और हम आपका बायोकेमिकल असेसमेंट ख़त्म हो गया है. ठीक है, अच्छा, अब इसमें अब रिवीजन कर लेते हैं. डेफिनेशन, स्टैटिक, फंक्शनल टेस्ट. अब हमने इसमें प्रोटीन इवैल्यूएशन की है. ठीक है, प्रोटीन के टेस्ट कौन से हैं. ठीक है, तो 3 तरीक़ों से होती है. ठीक है, और कौन से पैरामीटर्स होंगे उनमें एल्ब्यूमिन है, प्री एल्ब्यूमिन है, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, IGF, इम्यूनोकम्पिटेंस. फिर आयरन चेक करते हैं. आयरन हम चेक करेंगे सीरम फेरेटिन से, ट्रांसफेरिन से, हीमोग्लोबिन से, हीमोटोक्रेटिक से. फिर आपका आ जाता है
कि आप मेटाबॉलिक आपकी फंक्शनिंग कैसी, फिजियोलॉजिक फंक्शनिंग कैसी है, तो वो टेस्ट कौन से, उनमें सीबीसी आ जाएगा और मेटाबॉलिक पैनल्स और लिपिड पैनल्स आ जाएंगे। इनको देख लेते हैं। इन तीनों में आ जाते हैं आपके एएलटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, एएससी, एएसटी, बिलीरुबिन, बन, क्रेटिनिन, कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, ग्लूकोज, A1C टेस्ट, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। ये आपके सारे के सारे मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिक फंक्शन से रिलेटेड हैं। अब हम चेक कर लेंगे टेस्ट जो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड हैं, न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग के लिए। तो उसमें जिंक, विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, विटामिन B12 ये आ जाते हैं। और लास्टली मैंने आपको बताया कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है याद करना इन बायोकेमिकल असेसमेंट। उसमें क्रेटिनिन आ जाता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन आ जाता है, यूरिया आ जाता है, लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। एंड that's it for today. Thank you for your attention. Allah Hafiz.